ठीक है बच्चों, अभी तक हम लोगों ने थर्मोमेट्री पढ़ा था, जिसपे हम लोगों ने टेम्परेचर के अलग अलग स्केल्स को पढ़ा था, उनको कन्वर्ट किया था। उसके बाद जो हमने टॉपिक पढ़ा था दैट वाज थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन में लीनियर एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन, फिर डेंसिटी, थर्मल स्ट्रेस, बायोमेटालिक स्ट्रेस, बहुत सारी चीजें उसमें पढ़ी थी। अब उसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज हीट, एंड इसको हम लोग कैलोरीमेट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। तो पहले अगर हीट की बात करें तो ये एनर्जी का ट्रांसफर है एंड विच फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। हीट के जो यूनिट होता है दैट इज जूल्स एंड कैलोरी। हीट को हम लोग जूल्स में भी दिखते हैं और कैलोरीज में भी देखते हैं। एक कैलोरी कितना जूल्स होता है? 4.18। ये कितना होता है? 4.18, या रफली अभी के लिए हम लोग इसको 4.2 समझ सकते हैं। ओके, ये है, ये ध्यान रखना। अगर तुम लोग से कोई भी पूछेगा वाटर की स्पेसिफिक हीट बताओ, अब सर स्पेसिफिक हीट क्या होता है? दैट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय अ यूनिट डिग्री। मतलब 1 ग्राम के वाटर को अगर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो मुझे कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट। वाटर के लिए जो स्पेसिफिक हीट होती है दैट इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। बट कब? जब वाटर का टेम्परेचर 14.5 डिग्री से लेके कहां तक हो? 15.5 तक। जब वाटर का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 15.5 तक होता है तब उसको डिफाइन किया जाता है 1 कैलोरी। तब उसको क्या डिफाइन करते हैं बच्चों? 1 कैलोरी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, चलो उसके बाद फिर इसमें टॉपिक आएगा जिसको बोलेंगे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। देखो, ये है मैकेनिकल एनर्जी और ये है हीट एनर्जी। अगर मैकेनिकल एनर्जी को मुझे हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना है या हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जे। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? जे। और जे को बोला जाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। जे को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ओके, वेयर जे represent the amount of work done to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius। ठीक है, ये बेसिकली हीट ऑफ वर्क को क्या करता है? को रिलेट करता है कि मैं अगर भागूंगा तो मेरी कुछ एनर्जी हीट एनर्जी में चली जाएगी। अब उस हीट एनर्जी को फाइंड करने के लिए मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जे से। ओके, देन उसके बाद स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला एम एस डेल्टा टी, टीटा भी लिख सकते हैं, एम एस डेल्टा टी। ओके, ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन ये कब अप्लाई करना है? जब स्टेट चेंज ना हो रहा हो। मतलब ऐसा नहीं कि वाटर आइस में बदल रहा है या वाटर वेपर्स में बदल गया। ये कब यूज करना है? जब सेम फेज हो, लाइक पानी पानी है या आइस आइस ही है, उस टाइम पे इसको क्या करना है? यूज करना है। तो ये पहला फॉर्मूला रहेगा हमारे चैप्टर का जिसको हम लोग को बहुत जगह आगे जाके यूज करना है, तो ध्यान रखना। ओके, फिर इसके यूनिट्स की बात करते हैं। स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्लास, स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट इट इज जूल्स पर केजी केल्विन, इट इज जूल्स पर केजी केल्विन। और सीजीएस यूनिट क्या होगा? सीजीएस यूनिट होगा कैलोरी पर ग्राम केल्विन, कैलोरी पर ग्राम केल्विन। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे इसमें कि अगर मुझे 1 कैलोरी पर ग्राम को कन्वर्ट करना है जूल्स पर केजी केल्विन में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4200 से। बच्चों किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 4200 से। जब भी कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस को जूल्स पर केजी केल्विन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4200 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों? 4200 से। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो स्पेसिफिक हीट है वो इनफाइनाइट हो जाती है। डेल्टा टी 0 हो जाएगा ना, तो स्पेसिफिक हीट यहां पे क्या हो जाएगी बच्चों? इनफाइनाइट। फिर अगर हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो स्पेसिफिक हीट है वो 0 हो जाएगी। डेल्टा क्यू 0 हो जाएगा ना, डेल्टा क्यू 0 होगा तो स्पेसिफिक हीट भी क्या हो जाएगी बच्चों? 0। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे हिसाब से सबको विजिबल रहेगा। ओके, पूरी क्लास बुक और पेन लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, खाली नहीं बैठना है सब लोग को। ये रिवीजन सीरीज है तो होपफुली तुमने जब लेक्चर्स पढ़ाया होगा तो थोड़ा बहुत तो सीखा ही होगा, तो थोड़ा उसका नॉलेज को अप्लाई करो, सही गलत कुछ तो अप्लाई करो।
ठीक है, क्या बोला गया है? अ लेड बुलेट पेनिट्रेट into a solid object and melts, assuming that the 50% of its kinetic energy was used in heat. The initial speed of the bullet is, तो हम लोग से क्या पूछ रहे हैं? Initial speed of the bullet. Okay, the initial temperature of the bullet is 25 degrees Celsius and its melting point is 300. Latent heat of fusion दिया हुआ है और क्या क्या दिया हुआ है? Heat capacity. ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर इसको। तो जो काइनेटिक एनर्जी की 50% है वो किस में चली गई? हीट एनर्जी में चली गई। काइनेटिक एनर्जी का 50% किस में चले गया? हीट एनर्जी में। तो कैसे करेंगे? तो पहले क्या करोगे उस पर बात करते हैं। 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर। अभी क्लास हुआ क्या होगा? स्टार्टिंग में जब बुलेट अंदर गई होगी उसका टेम्परेचर बढ़ गया होगा। टेम्परेचर इतना बढ़ गया होगा कि वो बाद में क्या कर गई होगी? मेल्ट, मतलब उसका फेस क्या हो गया होगा? चेंज। तो जब टेम्परेचर बढ़ा होगा तो क्या लिखेंगे? एम एस डेल्टा टी या डेल्टा टीटा। एम एस डेल्टा टीटा। ये कब तक हुआ होगा? 300 तक। उसके बाद जो मेरी बुलेट है वो क्या कर गई होगी? मेल्ट। तो एम एल एफ क्या लिखेंगे? एम एल एफ। अब यहां से m को हटा सकते हैं। ओके तो इधर से क्या आएगा? v स्क्वायर बाई 4। क्या आ जाएगा? v स्क्वायर बाई 4। s यहां पे कितना दिया हुआ है? s यहां पे हम लोग को दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁴। 2.5 इंटू 10⁻⁴। फिर एक मिनट, ये सॉरी ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे S कितना दिया हुआ है? 125। S यहाँ पे कितना दिया? 125 इंटू डेल्टा टीटा। यहां से इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 25 था। फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया बच्चों? 300। तो 300 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा? 275 प्लस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मास तो कैंसिल हो जाएगा ना, कॉमन लेंगे तो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है? 2.5 इंटू 10⁻⁴। 2.5 इंटू 10⁻⁴। तो करो अभी जल्दी, इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। पूरी क्लास इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। यहाँ पे ये v स्क्वायर बाई 4 होगा। 4 को चाहिए तो तुम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हो। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? 125 इंटू 4 करोगे तो 125 इंटू 4 दैट इज 20। ये 10 हो जाएगा और ये 5, तो ये कितना आ जाएगा? 500। तो इट इज 500 इंटू 275। 500 इंटू 275 प्लस 4 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से कितना हो जाएगा क्लास? इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और ये कितना बचेगा? 10। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 5। ये कितना आ जाएगा बच्चों? 10 की पावर 5। तो v स्क्वायर आ जाएगा तुम लोग को, v स्क्वायर आ जाएगा 1000/2। 500 को 1000/2 लिख सकते हैं ना, तो 1000/2 इंटू प्लस 10 की पावर 5 प्लस कितना आ जाएगा? ये 10 की पावर 5। ये 1, ये 3, ठीक है, फिर ये 7.5। तो यहां से कितना आएगा? ये 10 की पावर 3 इंटू 0.5 प्लस 10 की पावर 5 इंटू वी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना जल्दी, पूरी क्लास इसको सॉल्व करेगी। हाँ पूरी क्लास इसको सॉल्व करो और बताओ कितना आंसर आएगा इसमें। इसका अगर कॉमन लेंगे तो ये कितना आएगा? 10 की पावर 3 इंटू ये 2.5, ये इतना आ जाएगा। या इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं अगर चाहिए तो। अब इसके बाद तुम लोग ऑप्शन को मैच कर सकते हो बच्चों। इसके बाद तुम लोग इन ऑप्शंस को मैच करके देख सकते हो, ठीक है। अगर ये 25 होता, अगर ये समझो 25 होता तो इसका आंसर 500 आता। ये समझो ना, एक डेसिमल में शिफ्ट। अगर ये 25 होता और तुम लोग स्क्वायर रूट लेते तो इसका आंसर क्या आता? 500 आता। बट ये 25 नहीं है तो इसका आंसर 500 से क्या होगा? कम होगा। इसका आंसर क्या होगा? 500 से क्या होने वाला है? कम होने वाला है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर ये 25 होता
तो उस टाइप से हम लोग कर सकते थे ना इसको। और इधर एक डेसिमल पीछे लिया ना मैंने, हाँ ये 10 की पावर 3 नहीं 10 की पावर 4 हो जाएगा, ये 10 की पावर 4 होगा। हाँ ये डेसिमल आगे शिफ्ट किया ना, तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हाँ तो इसका आंसर अगर ये 25 और ये 100 तो 500 आता, बट ये 25 से कम है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 490। इसका आंसर कितना आ जाएगा 490। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। चलो अब आगे बढ़ते, अभी इन सब क्वेश्चंस को अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ, करवा दो एक एक करके, रुक जाओ, पहले कुछ चीजें पढ़ लेते हैं इसमें, फिर इन क्वेश्चंस पर आएंगे। हाँ पहले दिया हुआ हीट कैपेसिटी, देखो जो स्पेसिफिक हीट होता है दैट इज डिफाइंड फॉर अ यूनिट मास। एक यूनिट मास के लिए क्या डिफाइन करते हैं हम लोग, स्पेसिफिक कैपेसिटी 1 ग्राम के लिए। लेकिन अगर पूरा मास चाहिए तो उसके लिए क्या टर्म डिफाइन करते हैं, हीट कैपेसिटी। तब उसके लिए क्या टर्म डिफाइन करते हैं बच्चों, हीट कैपेसिटी, दैट इज मास इनटू स्पेसिफिक हीट, मास इनटू स्पेसिफिक हीट, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का यूनिट जूल्स पर केल्विन। ये इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, ये इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, कैलोरीज पर डिग्री सेल्सियस, तो इट इज जूल्स पर केल्विन या कैलोरीज पर डिग्री सेल्सियस। ओके ये पूरे सब्सटेंस के लिए अगर उसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री बढ़ाना है तो उसके लिए क्या डिफाइन करता है, हीट कैपेसिटी। फिर आता है एक टर्म जिसको बोलते हैं हम लोग वाटर इक्विवेलेंट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, वाटर इक्विवेलेंट। जैसे समझो कि मेरे पास 2 सब्सटेंस है, ये काफी अलग टर्म लगता है बच्चों को, समझ नहीं आता। 2 सब्सटेंस है, मैं क्या बोल रहा हूं, जितना हीट मुझे इसका टेम्परेचर बढ़ाने में लगा उतना हीट मुझे वाटर का बढ़ाने में लग रहा है, मतलब जितना हीट इसको देना पड़ रहा है उतना हीट इसको देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं इसका हीट कैपेसिटी और इसका हीट कैपेसिटी सेम रहेगा, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ हीट लग रही है दोनों के लिए, जिससे मैं उनका टेम्परेचर कितना बढ़ा सकता हूं, 1 डिग्री। पहले यहां तक क्लियर है कि जितना हीट सब्सटेंस को देने में लग रहा है उतना ही वाटर को भी लग रहा है। तो क्या यहां से ये बोला जा सकता है कि इसका हीट कैपेसिटी सब्सटेंस का और वाटर का हीट कैपेसिटी सेम हो जाएगा, सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी और वाटर के लिए जो हीट कैपेसिटी क्या वो सेम हो जाएगा। तो इधर से मैं ये निकाल सकता हूं मास ऑफ वाटर, इधर से मैं क्या निकाल सकता हूं, मास ऑफ वाटर। तो सर इसका करेंगे क्या, अगर जितना हीट सब्सटेंस को लग रहा है बढ़ाने के लिए उतना वाटर को भी लग रहा है, तो सब्सटेंस की जगह मैं पानी का इस्तेमाल कर लूंगा ना उतना ही, क्योंकि हीट तो दोनों को बराबर देनी है। तो इस टर्म को बोलते हैं हम लोग वाटर इक्विवेलेंट। इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, वैसे इसे हम लोग फॉर्मूलाज पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, बट थोड़ा बहुत मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, वाटर इक्विवेलेंट। ओके, ध्यान रखना इसका यूनिट भी मास ही रहेगा। चलो इसके बाद एक टर्म आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट। इसको क्या बोलने वाले हम लोग, लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट कब डिफाइन होता है, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं। लेटेंट हीट कब डिफाइन होता है, जब फेस चेंज होता है। क्या होता है, फेस चेंज। तो अगर सॉलिड टू लिक्विड जा रहे हैं, देखो एकदम, अगर सॉलिड टू लिक्विड जा रहे हैं तब इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग। अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी बुलेट वाले प्रॉब्लम में यूज किया था ना मैंने, m इंटू LF। इसमें कोई भी टेम्परेचर का टर्म नहीं है, फेस चेंज हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। फेस चेंज हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। अगर हम लोग लिक्विड से गैस पर जाएंगे, अगर हम लोग लिक्विड से गैस पर जाएंगे तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, LB इसको बोला जाता है। हाँ, अब तुम लोग के लिए बस क्वेश्चन है कि लेटेंट हीट ऑफ ये, अगर हम लोग डायरेक्ट सॉलिड से गैस पे जाएंगे, अगर डायरेक्ट सॉलिड से गैस पे जाएंगे तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। ओके, तो वो क्यों पॉसिबल नहीं है, वो क्यों पॉसिबल नहीं है, बाकी वो जाने दो। ये 2 फॉर्मूले सबको लिख के रखने हैं। पहला फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट का था, MS डेल्टा T या डेल्टा थीटा। फिर दूसरा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्पेसिफिक हीट को कब यूज करना है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। लेटेंट हीट को कब यूज करना है, जब फेस चेंज होगा। ओके, चलो तो हमारे पास ये 2 डेटा तुम लोग को एकदम याद रखने हैं बच्चों, ये एकदम याद रखना है। होता है कि बुक एग्जाम में हमें डेटा दिया हो ना दिया हो, एटलीस्ट याद तो रहना चाहिए। ओके, तो पहले अगर मैं आइस को वाटर में बदल रहा हूं, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये कितना होता है, 80 किलो कैलोरीज पर केजी या 80 कैलोरीज पर ग्राम भी याद रख सकते हो। ध्यान क्या रखना है, 80। अगर
वाटर टू स्टीम जा रहे हैं, अगर वाटर टू स्टीम जा रहे हैं तो ये कितना होता है 540, ये कितना होता है 540, होता 536 है बट रफली हम लोग इसको क्या मान के चलते हैं 540। तो ये सारा डेटा तुम लोग को याद रखना है, ड्राइंग नहीं बनानी, बैठ के सिर्फ फॉर्मूला लिखो, नोट्स में सब रहेगा तुम्हारे पास। ओके, फिर उसके बाद ये एक हीटिंग कर्व है, ये एक हीटिंग कर्व है, तो इसको ढंग से एक बार समझ लेते हैं। ये भी तुम्हारे नोट्स में बना के रखा हुआ है। देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, मेरे पास कुछ आइस है जो -25 डिग्री सेल्सियस पर है, यहां पे दिख रहा है। तो आइस को पहले मैं क्या करूंगा, हीट करूंगा। जब मैं आइस को हीट करूंगा तो -25 डिग्री वाली आइस पहले किस पे जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो किस पर आएगा, 0 पे। 0 डिग्री सेल्सियस की आइस पहले किस पे कन्वर्ट होगी, 0 डिग्री वाटर पे। 0 डिग्री की आइस किस पे कन्वर्ट होगी, 0 डिग्री वाटर पे। तो ये कितना हो जाएगा 80 कैलोरीज पर ग्राम, ये कितना हो जाएगा बच्चों 80 कैलोरीज पर ग्राम। फिर 0 डिग्री वाटर किस पे कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री वाटर अभी किस पे कन्वर्ट होगा 100 डिग्री वाटर पे। तो 0 डिग्री आइस पहले 0 डिग्री वाटर, फिर 0 डिग्री वाटर किस पे कन्वर्ट होगा 100 डिग्री वाटर पे। फिर 100 डिग्री का वाटर किस पे कन्वर्ट होगा 100 डिग्री स्टीम पे। फिर ये किस पे कन्वर्ट होगा 100 डिग्री स्टीम पे। फिर स्टीम का आगे फिर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर स्टीम का आगे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसको हीटिंग कर्व बोलते हैं। एक दो बार तुम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो उसमें भी दिया हुआ है, सेम चीज है, क्वेश्चन लेके मतलब नहीं, सेम थियरी पूछा है, तो उतना तुम लोग खुद से कर सकते हो। ओके, सबसे ज्यादा जो ये होता है इसमें, दिस इज फॉर वाटर, वाटर का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो 1 कैलोरी होता है। उसके बाद आइस का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो 0.5 होता है, और जो स्टीम है उसका जो स्पेसिफिक हीट होता है वो 0.47 होता है। तो ये 1, ये 0.5 और ये 0.47। ओके, उस हिसाब से इन थीटा को दिया हुआ है। स्पेसिफिक हीट और थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, स्पेसिफिक हीट और थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। थीटा मतलब ये स्लोप, जिसका स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा उसका स्लोप सबसे कम, जिसका स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा उसका स्लोप सबसे कम। उसके बाद लेटेंट हीट की बात करेंगे। अब तुम लोग मुझे खुद ही बताओ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा रहेगा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? अब कैसे पता है, अरे वैल्यूज लिखा के दिए ना अभी, भाई वेपराइजेशन का कितना लिखा है 540 लिखा के दिया है, और जो ये हमारे पास फ्यूजन का उसका कितना लिखा के दिया 80 लिखा के दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है फ्यूजन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, सॉरी वेपराइजेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फ्यूजन। क्या होगा, ये ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। ओके, इतना क्लियर है बच्चों? हाँ, चलो अब आते हैं कैलोरीमेट्री पे। इट इज बेसिकली हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। इस पे हम लोग को नहीं आना। जो मेन तुम लोग को याद रखना है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री वो ये कि हीट, तुम लोग हेडिंग लिख ले, सिर्फ ये वाला पॉइंट लिखना है कि हीट लॉस्ट बाय हॉटर सब्सटेंस इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय द कूलर सब्सटेंस। मतलब अगर मैंने एक पानी लिया, पानी में मैंने आइस को डाला, पानी में क्या किया मैंने आइस को डाला, तो उसमें क्या होगा, जो आइस है वो अपना हीट को क्या करेगा, गेन करेगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है ना, तो आइस हीट को गेन करेगा। बट वो जो हीट गेन कर रहा है वो आ कहां से रहा है, सराउंडिंग से तो नहीं आ रहा, वो कहां से आ रहा है, वाटर से, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर तो ज्यादा है ना। तो जो सब्सटेंस का टेम्परेचर ज्यादा होगा वो हीट को लॉस करेगा, और जिस सब्सटेंस का टेम्परेचर कम होगा वो हीट को क्या करेगा, गेन। इसी को मिक्सचर प्रॉब्लम बोलते हैं। यहां पे ये वाला जो मिक्सचर है, यहां पे कोई भी फेस चेंज इन्वॉल्व नहीं है, यहां पे कोई भी फेस चेंज इन्वॉल्व नहीं है, ना ही कोई हीट सराउंडिंग में जा रही है। तो मान लो कि मेरे पास दो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस 1 है और ये सब्सटेंस 2 है। फॉर एग्जांपल लिख ले कि अगर मैंने वाटर लिया एट 20 डिग्री सेल्सियस और मैंने वाटर लिया एट 80 डिग्री सेल्सियस, ओके, वही जो सुबह नहाते समय तुम लोग गर्म पानी ठंडा पानी मिक्स करते हो, ये वही बात है। हाँ, तो जब मैं 20 डिग्री वाटर और 80 डिग्री वाटर सेल्सियस को मिक्स करूंगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो मिक्सचर बनेगा उसका टेम्परेचर कहीं ना कहीं 80 और 20 के बीच में ही रहना चाहिए, क्योंकि 80 डिग्री सेल्सियस वाले ने अपनी हीट दी होगी और 20 डिग्री सेल्सियस वाले ने हीट को क्या किया होगा, गेन किया होगा। तो इधर से क्या आएगा, तो इधर से ये जो मिक्सचर हमें मिलेगा, ये जो मिक्सचर हमें मिलने वाला है बच्चों, ये जो मिक्सचर हमें मिलेगा वो क्या होगा, T1 और T2 के बीच में रहेगा। ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको तुम लोग याद रख सकते हो। अगर कोई बेसिक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें सेम सब्सटेंस दिया, आइस दिया हुआ या आइस दिया या वाटर वाटर दिया हुआ, उस टाइप पे तुम लोग ये सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इतने कोई हाई चांस नहीं है कि लोग नीट में पूछ ले, बट पूछ ले तुम लोग, इससे काम चल जाएगा। ये ध्यान रख लेना, ये दोनों डेटा। ओके, चलो अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे।
चलो पहले मैं तुम लोग को ये वाला एक क्वेश्चन करा देता हूँ. ये क्वेश्चन रीड कर लो सब लोग, मेरे हिसाब से पूरी क्लास को विजिबल रहेगा. 50 grams of ice at 0 degree Celsius is in an insulator vessel and 50 grams of water of 100 degree is mixed in it. Then find the final temperature of the mixture. Okay, तो अब कैसे करेंगे उस पर आते हैं. तो पहले कैसे करना है अप्रोच, पहले उसकी बात करते हैं. कभी भी आइस और वाटर वाले प्रॉब्लम्स दिए हुए हो, कभी भी आइस और वाटर वाले प्रॉब्लम्स दिए हो, फर्स्ट स्टेप आइस को भी तुम लोग 0 डिग्री वाटर बना दो और वाटर को भी 0 डिग्री वाटर बना दो. ठीक है, फर्स्ट स्टेप बुक में लिख के रखना कि यू हैव टू कन्वर्ट आइस एंड वाटर बोथ टू 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, ये फर्स्ट स्टेप होगा इसमें. चलो स्टार्ट करते हैं. अब सर हीट गेन कौन करेगा? हीट गेन करेगा आइस और हीट लॉस कौन करेगा? वाटर. तो पहले वाटर के लिए बनाते हैं. देखो तो वाटर है हमारे पास, वाटर कितने पर है? वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे. अब ये किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा वाटर, ये कन्वर्ट होगा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. ये किस में कन्वर्ट होगा? वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. क्या यहाँ पे फेज चेंज हुआ? नहीं, सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बच्चों? MSW डेल्टा टीटा. मैं बोला फेज चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ स्टेट का, सिर्फ टेम्परेचर इधर उधर हुआ है. तो MS डेल्टा टीटा स्पेसिफिक हीट. मास कितना है? मास है इसका 50, तो इधर 50 लिखते हैं. स्पेसिफिक हीट क्या है? 1. और डेल्टा टीटा कितना है? 100. तो यहां से कितना आंसर आएगा? 5000 कैलोरीज. यहां से कितना आंसर आएगा? 5000 कैलोरीज. मतलब इतना हीट है मेरे पास. कितना होगा ये? 5000 कैलोरीज. कितना ये बच्चों? 5000 कैलोरीज. ओके, तो इतना हीट है मेरे पास. अब आइस को मैं कन्वर्ट करूंगा वाटर पे. तो आइस मेरे पास, तो आइस दिया हुआ है एट 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री आइस को किस में कन्वर्ट करेंगे? 0 डिग्री वाटर पे. तो इधर यूज करेंगे ले. देखो यहां पे फेज चेंज हुआ, यहां पे क्या हुआ? फेज चेंज हुआ. तो क्या यूज करेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. क्या यूज करेंगे बच्चों? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो मास कितना हमारे पास? मास दिया हुआ है 50 ग्राम्स और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अभी याद करवाया था 80. तो ये कितना हो जाएगा? तो ये कितना होगा? 4000 कैलोरीज. ये कितना हो जाएगा? 4000 कैलोरीज. अब ये बताओ, पानी अपनी पूरी एनर्जी दे रहा है, तो पानी के पास एनर्जी कितनी है? 5000 है. आइस को वाटर बनने के लिए कितनी एनर्जी? 4000 चाहिए. तो क्या वाटर 4000 इसको दे सकता है? अगर वाटर ने अपनी 4000 एनर्जी इसको दे दी तो उसके पास एनर्जी कितनी बचेगी? क्लास एनर्जी वाटर के पास कितनी बचेगी? क्या वो 1000 होगी? तो जो एनर्जी लेफ्ट है मेरे पास, जो एनर्जी लेफ्ट है दैट इज 1000 कैलोरीज. इतनी एनर्जी मेरे पास बची हुई है. ठीक है, तो ये तो 4000 मैंने इसको दे दी. तो आइस भी किस में बन चुका है? वाटर में बन चुका है. आइस भी हमारा किस में बच गया? वाटर में. अब ये जो 1000 कैलोरी की एनर्जी बची है, ये क्या करेगा? ये पूरा की पूरा सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा देगा. ये पूरा की पूरा सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो ये बढ़ा देगा. तो कैसे यूज करेंगे? अगर मैं मास से एनर्जी निकाल सकता हूं तो मैं एनर्जी से मास भी निकाल सकता हूं. ठीक है, इतनी बात. और या अगर मुझे टेम्परेचर दिया है तो मैं उससे एनर्जी निकाल सकता हूं, या एनर्जी से मैं टेम्परेचर भी निकाल सकता हूं. सारी चीजें पॉसिबल है. तो ये 1000 केल्विन वापस सिस्टम में जाएगा. अब जो आइस है क्या वो भी पानी बन गया? आइस भी हमारा पानी बन चुका है. पानी तो है ही पानी भाई. तो कितना हो जाएगा? ये 100 इंटू, ऐसे लिख लेते पहले, MSW डेल्टा टीटा. तो मास कितना है मेरे पास? 100 है, स्पेसिफिक हीट 1 और डेल्टा टीटा. और ये कितना हमारे पास? 1000. ये हमारे पास कितना है? 1000. तो 0 0 कैंसिल. डेल्टा टीटा कितना आएगा बच्चों? 10 डिग्री सेल्सियस. डेल्टा टीटा यहां से कितना आ जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस. इनिशियली पूरा सिस्टम 0 पर था, अब फाइनल वो कितने पर पहुंच जाएगा? 10 पे. तो इसका आंसर यहां से क्या आ जाएगा? 10. यहां से बच्चों आंसर इसका क्या आ जाएगा? 10. सबको क्लियर होगा? पहले दोनों को मैंने 0 डिग्री वाटर पे लेके गया. वाटर के पास एनर्जी ज्यादा थी तो वो क्या करेगा? आइस को मेल्ट भी कर देगा और टेम्परेचर भी बढ़ा देगा. और वही टेम्परेचर मैंने फाइंड आउट किया. ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. पहले ऊपर वाले क्वेश्चंस कर लेते जो हमारे रह गए, नहीं तो वो छूट जाएंगे.
ये तो हो गया था ना, ये सबको अभी करके दिखाना है। ओके, पूरी क्लास ये क्वेश्चन को रीड करके सॉल्व करना शुरू करो। पहले ब्लॉक्स बनाने हैं तुम लोग को। आइस हमारे पास कितना दिया हुआ है, -10 डिग्री सेल्सियस। पूरे इसमें दिया तो जूल पर केजी में, इसको हम लोग कैलोरीज पर ग्राम में सॉल्व करेंगे और बाद में पूरा किस में कन्वर्ट कर देंगे, जूल्स में। ठीक है, तो इसको सब लोग अभी कैलोरीज पर ग्राम में सॉल्व करना। जानबूझ के मैंने क्वेश्चन उठाए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जूल्स पर केजी में, सॉल्व कैलोरीज पर ग्राम में कर देना, वो इजी पड़ेगा और फिर लास्ट में हम लोग जूल्स में कन्वर्ट कर देंगे, वो सिखा दो। पहले सुनो, पहले ऐसा ब्लॉक बनाना सब लोग, पूरी क्लास सिखा रहा हूं, ढंग से देखना। आइस कितने पर दिया है बच्चों, आइस दिया हुआ है -10 पे, तो पहले लिख लो आइस हमारे पास एट -10। जब हीट करोगे डेल्टा Q1 तो यहां पे जो आइस है वो कितने पर आ जाएगा, 0 डिग्री पे। कितने पर आएगा, 0 डिग्री पे। फिर ये जो आइस है एट 0 डिग्री, रुको थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, फिर ये जो आइस है मेरे पास, ये 0 डिग्री का आइस किस पे कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री आइस कन्वर्ट होगा एट 0 डिग्री वाटर। ध्यान से याद रखो, इसको लिखेंगे डेल्टा Q2। फिर जो वाटर है एट 0 डिग्री वो किस पे कन्वर्ट होगा, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। किस पे कन्वर्ट होगा, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद क्या होगा, इधर लिख लेते हैं। फिर ये जो वाटर है हमारे पास एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस वो किस पे कन्वर्ट होगा, बताओ बताओ जल्दी। स्टीम मतलब वेपर्स, कितना, एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो एक एक करके इसको स्टार्ट करते सॉल्व करना, फिर इसके आगे भी बढ़ेंगे, इसके आगे भी बढ़ेंगे, पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे सिर्फ क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ, तो डेल्टा Q1 को लिखेंगे मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू डेल्टा थीटा। मास चेंज नहीं होगा, 10 की पावर -3 kg मतलब 1 ग्राम। कितना होगा ये, 1 ग्राम। तो स्टार्ट करो पहले, मास कितना, 1 ग्राम, आइस की स्पेसिफिक हीट 0.5, डेल्टा थीटा कितना होगा, 10। हमेशा पॉजिटिव लेना इसको, तो यहां से कितना आंसर आएगा, 5 कैलोरीज। यहां से कितना आंसर आएगा बच्चों, 5 कैलोरीज। अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ ना, और जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में। तो लेटेंट हीट ऑफ, तो क्या यूज करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या यूज करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मास कितना है इसका, 1 है, तो 1 इंटू 80, mLF। तो ये कितना होगा, ये 1 इंटू 80, ये कितना हो जाएगा, 80 कैलोरीज। ये कितना हो जाएगा, 80 कैलोरीज। फिर हमारे पास वाटर है, वाटर कितना है अभी, 0 डिग्री वाटर किस पे कन्वर्ट होगा, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। चलो चलो खुद से करो जल्दी। तो यहां पे डेल्टा Q क्या आ जाएगा, MSW डेल्टा थीटा। तो यहां से कितना आंसर आएगा इसका, 1000। कितना आंसर आएगा बच्चों, 1000। ओके, इतना समझ गया होगा। यहां पे स्टेट चेंज हुआ है, फ्यूजन, और फिर ये उसके आगे अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखो अब इसके आगे क्या करेंगे, फिर जो वाटर है एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस किस में कन्वर्ट होगा। तो इधर यूज करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉरी वेपराइजेशन। तो 1 इंटू 540, कितना आंसर आएगा इसका, 540। कितना आंसर आएगा बच्चों, 540 कैलोरीज। फिर लास्ट क्या बचेगा, लास्ट क्या बचेगा, लास्ट बचेगा स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस विल इक्वल्स टू स्टीम एट 110 डिग्री सेल्सियस। तो ये यहां पे हो जाएगा m इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इंटू डेल्टा थीटा। तो इट इज 1, 0.47 होता है, 0.5 ही मान लेना, इंटू 10। तो कितना आंसर आएगा इसका, 5 कैलोरीज। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 5 कैलोरीज। अब इन सबको ऐड करना, अब जितना भी जो आंसर निकाला हुआ है इन सबको ऐड करना और किस में लिखना, जूल्स में। कैसे करोगे, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल्स। 1 कैलोरी कितना होता है, 4.2 जूल्स।
1 कैलोरी कितना होगा बच्चों 4.2 जूल्स। तो वहां से आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना तुम लोग के लिए खुद करने के लिए रख रहा हूं, करके आंसर सॉल्व कर लेना। ओके, तो पहले मैंने आइस को 0 पे बनाया, फिर 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री वाटर, फिर 0 डिग्री वाटर को 100 डिग्री वाटर, 100 डिग्री वाटर को 100 डिग्री स्टीम, एंड स्टीम को फिर आगे टेम्परेचर बढ़ा दिया। ओके, चलो फिर ये क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, अ ब्लॉक, ठीक है सब लोग क्वेश्चन रीड कर लो। अ ब्लॉक ऑफ आइस ऑफ मास 120 grams at temperature 0 degree Celsius is put in a 300 grams of water at 25 degree Celsius. The x gram of the ice melts as the temperature of the water reaches to 0 degree Celsius. अगर वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंचा है तो आइस भी किस पे पहुंच गई होगी, 0 डिग्री में पहुंचेगी ना। अरे जब मिक्स करोगे पानी 0 पहुंच गया तो आइस भी तो 0 पहुंच गई होगी, ऐसा थोड़ी होगा वाटर 0 पर है आइस माइनस पे चल रही है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। मिक्स किया हुआ एक ही मिक्सचर का टेम्परेचर बनेगा ना, दो कैसे पॉसिबल है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, वाटर कितना हमारे पास 300 है और कितना टेम्परेचर इसका 25, तो 25 डिग्री सेल्सियस। पहले वाटर किस पे कन्वर्ट हुआ 0 डिग्री वाटर पे, तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा एम एस डब्ल्यू डेल्टा थीटा। तो कितना आंसर आएगा इसका बच्चों, कितना आंसर आएगा 300 इंटू 1 इंटू 25, तो यहां से कितना आंसर आएगा इसका 7500 कैलोरीज। मतलब इतना एनर्जी मेरे पास है। पानी जब 25 से 0 गया होगा तो इतनी एनर्जी तो मेरे पास होगी ना, तो ये एनर्जी मेरे पास है। ये एनर्जी इसने किसको दी, आइस को दे दी। तो आइस की बात करते हैं, चलो आइस कितने पर रखा हुआ है, आइस आइस यहां पे है एंड x ग्राम ऑफ द आइस मेल्ट्स एट द टेम्परेचर ऑफ द, ओके, तो आइस का क्या हुआ होगा 120 है, लेकिन 120 में से सिर्फ x ग्राम क्या हुई है, मेल्ट हुई है। आज 0 डिग्री आइस किस पे कन्वर्ट हो गई होगी, 0 डिग्री आइस किस पे कन्वर्ट हुई 0 डिग्री वाटर, x ग्राम मेल्ट हो गई है और x ग्राम मेल्ट नहीं हुई है। तो यहां से क्या लिखेंगे, जो Q यहां पे होगा वो x इंटू एल एफ, और ये जो एनर्जी वो तो इसके इक्वल होगी ना, क्योंकि इतनी एनर्जी इसने किसको दी, आइस को दी। तो x इंटू एल एफ कितना होता है 80 एंड दिस इज इक्वल टू 7500, ये 0 कैंसिल, x यहां से कितना आएगा 750 बाई 80, तो यहां से करेंगे 8 9 जा 72 फिर 30 8 3 जा 24.5, तो कितना आंसर आएगा यहां से 93.5 ग्राम्स। तो x यहां से आ जाएगा 93.5 ग्राम्स। इतना जो मास है वो आइस का क्या हो जाएगा, मेल्ट। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, समझ आ गया होगा। देखो आइस पूरा की पूरा आइस तो मेल्ट हुआ नहीं है, वो तो उन्होंने पहले क्वेश्चन में बोल दिया, क्योंकि पानी के पास इतनी एनर्जी थी नहीं। तो मैंने क्या किया, पहले वाटर की एनर्जी निकाली और उससे मैंने चेक कर लिया कि आइस कितना मेल्ट हो सकता है, एनर्जी से मास निकाला है। ओके, ध्यान रखना है सब क्वेश्चंस का, कोई जरूरत नहीं इन सबको यूज करने की, तुम लोग कैलोरीज पर ग्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इनके बिना भी आंसर आ जाएगा। ये ग्राम में आए, इसको बाद में किस में कन्वर्ट कर देना, केजी में, आंसर के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिस बच्चे ने क्लासरूम में पूरा चैप्टर ढंग से समझाऊंगा उसको ये सब क्वेश्चन थोड़े समझ आ रहे होंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा दिक्कत वाले क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैं लेक्चर में ले रहा हूं। ठीक है, इजी क्वेश्चन इसलिए नहीं लिया कि मतलब नहीं है, पेपर में आते नहीं है, ये सब क्वेश्चन आते तो इनकी प्रैक्टिस करो, एंड प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे तुम लोग को इन सब क्वेश्चन का अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। ओके, देखो नीट का पेपर है, इजी पढ़ा कि कुछ मतलब नहीं है, वो तो पेपर में आता नहीं है। इससे अच्छा ऐसा पढ़ो कि जब नीट का पेपर इजी लगने लग जाए, तो इसके लिए थोड़ा सा टफ पढ़ो, टफ नहीं, कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखो। ये वही हो पाएगा जो बच्चे डेली 5 से 6 घंटा पढ़ रहे हो, जिसमें लोग 2 घंटा डेली अपने फिजिक्स को दे रहे हो। जिस बच्चे का 11th में फिजिक्स इंप्रूव होगा वही जाके 12th में फिजिक्स उसका अच्छा होगा, और जो एंड में सोच रहे कि उनका 2-3 महीने में फिजिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा, वो कभी नहीं होने वाला। ओके, आज तक कोई हमें तो बच्चा मिला नहीं है, ना ही तुम लोग वो लेवल के हो, तो इतना भी ध्यान रखना। तो अभी से थोड़ा मेहनत करो फिजिक्स पे। चलो अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूरी क्लास क्वेश्चन रीड करो जल्दी, क्या बोला गया है देखो। अ पीस ऑफ आइस फॉल्स फ्रॉम अ हाइट एज सो दैट इट्स कंप्लीटली
so that it melt completely. Only 1/4 of the heat produced is absorbed by the ice and the all, and तो only 1/4 मतलब 1/4 of the heat energy produced is absorbed by the ice. मतलब जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसका 1/4 ही आइस ने क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है. एंड ऑल द एनर्जी ऑफ द आइस इनटू हीट ड्यूरिंग इट्स फॉल, देन द वैल्यू ऑफ H इज ओके. जब वो ऊपर से नीचे गिरेगा तो एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज mgh. और इसका क्वार्टर किसमें, इसका क्वार्टर क्या हुआ, इसने एब्जॉर्ब कर लिया. किसने एब्जॉर्ब किया बच्चों, आइस ने. अब जब आइस 0 डिग्री पे बैठा होगा, नहीं दिया ना, चलो ठीक है, वहां से जब उसने, हाँ यहाँ पे लिखा भी नहीं है ना, हाँ यहाँ पे ये लिखा है, इट मेल्ट कंप्लीटली. अगर ये मेल्ट हुआ है तो मैं इसको 0 डिग्री मान के चलूंगा, मुझे नहीं पता वो नेगेटिव में कितना होगा. तो थोड़ा अगर हम लोग एक अजम्पशन मान लेते हैं कि वो 0 डिग्री पर ही है, तो अगर मेल्ट हुआ है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो क्या लिखेंगे, MLF. अब M से M कैंसिल हो जाएगा, तो H यहां से क्या आएगा, 4LF/G. अब 4 इंटू LF कितना दिया हुआ है, 3.4 इंटू 10⁵5 अपॉन में कितना 10, अपॉन में कितना बच्चों 10. तो यहां से कितना आंसर आएगा सॉल्व करके, 3.4 इंटू 4 करेंगे तो ये 6 इधर आएगा, और ये कितना 13.6 इंटू 10 की पावर 4. तो यहां से कितना आएगा 136 इंटू 10 की पावर 3 मीटर्स, दैट इज 136 किलोमीटर्स. एक बार देख लो सब लोग, एक बार 1/4 एनर्जी ने क्या किया, इसको कंप्लीटली मेल्ट कर दिया. 1/4 एनर्जी ने, mm कैंसिल हो जाएगा, H. ये वैल्यूज क्वेश्चन में दी गई है, ये वैल्यूज क्वेश्चन में मेंशन की हुई है, तो इनका हम लोग यूज कर लेंगे. यूनिट्स के हिसाब से इधर भी केजी है, इधर भी केजी, तुम लोग इसी का यूज कर लेना. फिर यहां से कितना आंसर आ जाएगा, 136 किलोमीटर्स. ये 10 की पावर 3 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 136 किलोमीटर्स. तो यहां से अगर हम लोग चेक करेंगे, एक मिनट ना, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी 136 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर. ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन और बाकी है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, स्टीम एट 100 डिग्री इज पास टू 20 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस. व्हेन द वाटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस, द मास ऑफ वाटर प्रेजेंट विल बी. तुम लोग एक ये बताओ कि वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मैंने स्टीम को पास किया, तो जब स्टीम वाटर के थ्रू पास करेगी तो एनर्जी को लॉस करेगी. जब एनर्जी को लॉस करेगी तो कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम भी तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे कि लाइक अगर आइस हीट एब्जॉर्ब करती तो मेल्ट हो जाती है, वैसे ही जब स्टीम अपनी एनर्जी लूज करेगी तो उसका फेस चेंज हो जाएगा ना, वो स्टीम किस में बदल जाएगी, पानी में. तो वैसा हम लोग देखते हैं इस पे. चलो तो अब कैसे करेंगे, मेरे हिसाब से सब बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा. हाँ, सो देखो अभी पहले वाटर के लिए निकाल लेते हैं. वाटर कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम्स दिया है, और किस में कन्वर्ट हो गया, 80 में. जितना सिंपल आता है उतना पहले फटाफट निकाल लेते हैं. तो Q1 को क्या करेंगे, MSW डेल्टा थीटा. अभी तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, बट जब तुम नीट के पेपर को सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए और डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करने की आदत होनी चाहिए. टाइम बचाओ जितना हो सके. तो यहां से कितना होगा, ये 20 इंटू 1 इंटू कितना 80 माइनस ये कितना 70. तो यहां से कितना आंसर आएगा इसका. तो ये एनर्जी क्या हुई है, ये एनर्जी स्टीम ने किसको दी है, पानी को. ये एनर्जी किसने दी है, स्टीम को, पानी को. जब स्टीम ने ये एनर्जी दी खुद, तो खुद भी क्या हो गया, कंडेंस हो गया ना. तो स्टीम की बात करते हैं. पहले भाई जो हमारा स्टीम होगा, वो बच्चों कितने पर होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा. फिर ये स्टीम किस में कन्वर्ट होगा, वाटर पे, कितने पे, एट 100 डिग्री सेल्सियस. फिर ये 100 डिग्री का वाटर किस पे कन्वर्ट होगा, कहां पे पहुंच गया, 80 पे. ये इक्विलिब्रियम है, और एक ही इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होता है दोनों बॉडीज के लिए. ये नहीं एक दूसरे पे चल रहा है, एक दूसरे पे चल रहा है, ध्यान रखना. अब यहां पे जब स्टीम कन्वर्ट हुआ होगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन MLB लिखेंगे, और यहां पे कन्वर्ट हो रहा है तो MSW डेल्टा थीटा. तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं अभी, दिस 1400 विल बी इक्वल्स टू MLB प्लस MSW डेल्टा थीटा. तो क्या होगा, ये आगे सॉल्व करते हैं इसको.
आगे जब सॉल्व करेंगे ये 80m प्लस ये कितना होगा m इंटू 1 इंटू 20, तो यहां से कितना आएगा ये, यहां से जब हम लोग सॉरी 540 होगा ना ये, हाँ ये 540 होगा, तो यहां से कितना हो जाएगा ये 560, हाँ ये हो जाएगा 560m, तो यहां से m कितना होगा, ये 0 0 कैंसिल, दैट इज 140 बाय 560, तो 7 8 जा और ये कितना होगा 20, तो कितना आंसर आएगा इसका 2.25 ग्राम्स। यहां से कितना आंसर आएगा इसका 2.25 ग्राम्स। मतलब जब स्टीम ने वाटर को 80 डिग्री सेल्सियस पे लिया तो कितना स्टीम कंडेंस हो गया 2.25 ग्राम्स। कितना स्टीम 2.25 ग्राम्स। पहले से पानी कितना प्रेजेंट था 20 प्रेजेंट था, अब कितना हो गया, तो यहां से 20 प्लस 2.25 ग्राम्स, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 22.5 ग्राम्स। कितना आंसर आ जाएगा इसका 22.5 ग्राम्स। ओके, ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर्स में, अगर नीट का लेवल बढ़ेगा थोड़ा सा तो ध्यान दो ये सब क्वेश्चंस पे। ओके, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 22.5 ग्राम्स। चलो बस एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, ठीक है। ये मेरे हिसाब से जो बच्चे PYQs कर रहे हैं उन्होंने करके रखा होगा। हाँ, एक इलेक्ट्रिक केतली दिया हुआ है, 4 एम्पेयर करंट है, 220 वोल्ट है, तो पावर का फॉर्मूला होता है करंट इनटू वोल्टेज। अभी के लिए याद रख लो, आगे जब चैप्टर सिखाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी तो उसमें आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि अरे हाँ सर ने नहीं पढ़ा, अरे आगे का चैप्टर का है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पावर कितना होगा इसमें 880, पावर का फॉर्मूला जूल्स पर सेकेंड। अब दूसरा, ये जो पावर होता है दैट इज Q/T, ये पावर क्या होता है एनर्जी अपॉन टाइम ना। अब यहां से क्या हुआ, पानी बॉईल हो गया, ये जो 20 ग्राम से वो क्या हो चुका है, बॉईल हो चुका है एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे, यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे MSW डेल्टा टी, MSW डेल्टा टी, डेल्टा टीटा अपॉन टी। तो पावर कितना मेरे पास 880 है, मास कितना है 1। यहाँ पे बच्चों मैंने जूल्स लिखा हुआ है, तो स्पेसिफिक हीट भी किसमें होनी चाहिए, जूल्स में। वाटर के लिए जो स्पेसिफिक हीट होगी दैट इज 4200 जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहां से कितना आएगा 4200 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, चेंज इन टेम्परेचर क्लास, चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा ये 80 अपॉन में टी, अपॉन में कितना टी, तो टी यहां से कितना होगा 4000 अपॉन में कितना, तो ये 0 0 कैंसिल, ये 1 ये 11, तो टी यहां से कितना मिलेगा, तो टी यहां से कितना मिल जाएगा 4200 अपॉन में कितना 11, अपॉन में कितना 11 सेकेंड्स। अब इसके आगे तुम लोग खुद से कर सकते हो। ओके, इसके आगे बताने की जरूरत नहीं है, इसके आगे सेकेंड से सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना और आंसर निकाल लेना, बहुत सिंपल चीज है, सबको आ गया होगा। पावर, कभी भी पावर आ रहा है तो ध्यान रखना इट इज एनर्जी अपॉन टाइम, इट इज एनर्जी अपॉन टाइम, तो बहुत जगह काम आ जाएगा, ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग सीखेंगे दैट इज हीट ट्रांसफर। ये बहुत बच्चों के लिए दिक्कत वाला टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो इसको अगर तुमने ढंग से समझा, नीट के PYQs को अच्छे से अटेम्प्ट किया, फॉर्मूला लर्न किया, एक तो बहुत कंटाला खाते तुम लोग फॉर्मूला लर्न करने का, वो मत करो, ठीक है। तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम लोग बैठ के चीजों को डिराइव कर सको, बहुत कम टाइम होता है नीट पे। चलो तब बात करते हैं हीट ट्रांसफर को हम लोग 3 तरह का से कर सकते हैं। कैसे, इट इज थ्रू, जैसे मैंने ये डायग्राम में सब बता दिया है कि एक रॉड को यहाँ पे लगा के रखा है, तो रॉड से हीट फ्लो होगी, इसको कंडक्शन बोलते हैं। पानी बॉईल हो रहा है, पानी बॉईल किसके वजह से होता है, कन्वेक्शन की वजह से। यहाँ पे हम लोग जो हीट सीख रहे, इधर से क्या निकल रही है, थर्मल रेडिएशन निकल रही है, तो दैट इज रेडिएशन। तो ये 3 तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत अच्छा पिक्चर है तुम लोग को हीट ट्रांसफर का इंट्रोडक्शन देने के लिए, हाँ ठीक है ना। ये यहाँ पे बना हुआ है, सब नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है, कोई बैठ के इसको लिखो मत, सिर्फ सुनते रहो, फॉर्मूला लिखना बस तुम लोग। दिस इज कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। चलो पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग कंडक्शन। कंडक्शन हमें ज्यादा करके किस में दिखता है, सॉलिड्स में दिखता है। यहाँ पे जो पार्टिकल्स का यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होती है वहां पे पार्टिकल्स का मोशन नहीं होता, पार्टिकल्स को ट्रांसफर नहीं होते। ओके,
इतनी कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें एक टर्म आता है स्टेडी स्टेट, सबको स्टेडी स्टेट क्लियर रहेगा ही, स्टेडी स्टेट और वेरिएबल स्टेट। ओके, ये डायग्राम दिया है, ये है फॉर्मूला इसका, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज माइनस के ए डी थीटा बाई डी एक्स। के मतलब होता है थर्मल कंडक्टिविटी, जिसका जैसे लाइक करंट में होता है कि गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर्स, वैसे हीट में भी होता है गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो के होता है थर्मल कंडक्टिविटी, जिसका कंडक्टिविटी हीट को लेके या विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट उनके लिए के ज्यादा रहेगा, और जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं उनके लिए के क्या रहेगा, कम। तो जैसे एयर हो गई, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वैसे ए का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये तुम लोग को जो पार्ट दिख रहा है जिससे हीट फ्लो कर रही है इसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, फिर डी थीटा मतलब लेंथ है जिसके अलॉन्ग हीट क्या हो रही है, फ्लो हो जा रही है। ये सबको क्लियर रहेगा, जितनी हीट अंदर एंटर करेगी उतनी हीट बाहर निकलेगी, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट। जितनी हीट अंदर एंटर करेगी उतनी हीट क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो सब लोग बस ये फॉर्मूला लिख लो जल्दी, माइनस साइन भी याद रख लेना। ओके, माइनस को अगर हटाना है तो T1 माइनस T2 कर देना, वहां से वो माइनस साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ पे ये सारा टर्म्स लिख के दिया हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटी ये तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो का यूनिट क्या होगा, जूल्स पर सेकेंड, क्या हो जाएगा ये, जूल्स पर सेकेंड। ओके, के यहाँ पे दिया हुआ है, के सॉलिड के लिए सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड के लिए और फिर गैस के लिए। के मेटल्स के लिए ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। ओके, चलो हाँ, फिर उसके बाद जब ये चैप्टर पढ़ाते तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि जो कंडक्शन है और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वो दोनों क्या है, सेम। यहाँ पे हीट फ्लो होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पे करंट फ्लो होता है ड्यू टू वोल्टेज डिफरेंस। ओके, यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यहाँ पे होता है थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है L अपॉन के, क्या बच्चों फॉर्मूला होता है, L अपॉन के ए, क्या बच्चों फॉर्मूला होता है, L अपॉन के ए। एक और चीज का ध्यान रख सकते हो, एक और चीज का ध्यान रख सकते हो, उसकी बात करते हैं। ये वाला दिख रहा है तो इट इज चेंज इन टेम्परेचर अपॉन आर, और आर का फॉर्मूला क्या होगा, L अपॉन के ए, L अपॉन के। ये दोनों फॉर्मूलाज को ध्यान रख लेना। हाँ, ये सब सिखा के दिया है, सिर्फ फॉर्मूलाज बता रहा हूं। आगे ये है, अगर तुम लोग दो रॉड्स को सीरीज में लगा दोगे, अगर दो रॉड्स को अगर तुमने सीरीज में लगा दिया, मैं एक बार लिख के बता देता हूं, तो जो के इक्विवेलेंट है, मतलब मुझे दो रॉड्स की जगह अगर एक सिंगल रॉड को यूज करना है तो जो के इक्विवेलेंट आएगा दैट इज L1 प्लस L2 अपॉन में L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। उसी को रीअरेंज करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहिए तो तुम लोग इसी को भी याद रख सकते हो। दो तीन रॉड, कितने भी रॉड्स को अगर सीरीज में लगाओगे तो इन टर्म्स को ऐड कर देना, बट नीट में आज तक दो रॉड्स का ही आया है तो हम लोग दो रॉड्स पे ज्यादा फोकस कर लेंगे, तो ये ध्यान रख लेना, L1 प्लस L2 अपॉन L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। ठीक है, चलो ये किसके लिए यूज करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। फिर उसके बाद आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके बाद बच्चों क्या आता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगा देते हैं। ये दिख रहा है सब लोग को, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें एक के ऊपर एक लगा देते हैं। ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो फॉर्मूला तुम लोग को ध्यान रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो फॉर्मूला ध्यान रखना है उसकी बात करता हूं मैं। तो अगर दो, ये K1 है, ये K2 है, ये A1 और ये A2, तो जो K इक्विवेलेंट आएगा, जो K इक्विवेलेंट आएगा दैट इज K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन में A1 प्लस A2 अपॉन में क्या होगा, ये A1 प्लस A2। इन एनी केस A1 और A2 सेम हो गए, इन एनी केस A1 और A2 सेम हो गए तो K इक्विवेलेंट आ जाएगा K इक्विवेलेंट आ जाएगा K1 प्लस K2 बाई 2। ये ध्यान रख लेना, K1 प्लस K2 बाई 2, वो यहाँ पे बोला गया। अगर n टाइम्स आ रहा है तो उसको n टाइम्स, ये दो बार लिया ना मैंने इसलिए दो लिख दिया, n टाइम्स हो गए तो कितनी बार लिखना है, n टाइम्स। ओके, ऊपर वाला सीरीज के लिए था, ये वाला किस लिए था बच्चों, पैरेलल के लिए। ये किस लिए था, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ओके, चलो तो ये क्वेश्चन करते हैं, ये मैं पूरी क्लास खुद से कर सकती है। ठीक है, 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, वो भी ज्यादा ही है। ठीक है, नैनो सेकंड्स दे रहा हूं, मतलब देख के आंसर बोलना है। क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, दोनों रॉड्स आइडेंटिकल दिख रही है। अगर दोनों रॉड्स आइडेंटिकल दिख रही है तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, अरे सबका आंसर आना चाहिए यार, क्या ये
बोलता सर टाइम पास कर रहे हैं, हाँ ये आंसर आना चाहिए। K1 प्लस K2/2 आना चाहिए ना, दोनों रॉड्स आइडेंटिकल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी सिखाया था, ये सब क्वेश्चन आते हैं पेपर में भाई, ध्यान रखो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट ये क्वेश्चन, अभी यहां पे क्या दिया गया है, इफ K1 एंड K2 आर द थर्मल कंडक्टिविटीज दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ये दिया है। ओके तो इनको अब कैसे करना है इस पर बात करते हैं। पहले सब लोग रीड कर लो क्वेश्चन को, फिर मैं बात करता हूं। ये रेशियोज देके रखा है, इधर 450 दिया है, इधर 0 डिग्री दिया है, और बीच में हम लोग से क्या पूछा हुआ है, टेम्परेचर। बीच में क्या पूछा है, टेम्परेचर। अब कैसे इन क्वेश्चन को अप्रोच करना है उसकी बात करते हैं। यहां से जो हीट फ्लो हो रही है उसको H1 लिखता है, और यहां से जो हीट जा रही है उसको H2। ये H1 और ये H2। H का फॉर्मूला क्या लिख, तो H1 विल बी इक्वल्स टू H2। स्टेडी स्टेट में जितनी हीट अंदर एंटर करती है उतनी हीट बाहर भाग जाती है। अब H का फॉर्मूला, H हमारे लिए क्या था, Q/T, तो इसको लिखेंगे डेल्टा थीटा 1 बाई R1 इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा 2 बाई R2। डेल्टा थीटा 1 मतलब हमेशा जो ज्यादा टेम्परेचर है उसको आगे लिखना, और जो कम है उसको पीछे लिखना। यहाँ पे हीट इधर से इधर फ्लो कर रही है ना, तो ऑब्वियसली बात है 450 ज्यादा होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, 450 माइनस T अपॉन में R1 इज इक्वल्स टू थीटा 2 कितना होगा, यहां से हीट T से फ्लो कर रही है ना, तो इधर T माइनस 0, R2 को क्या लिखेंगे, अब इक्वल्स को एज इट इज लिख लेते हैं। तब इधर से क्या आएगा, 450 माइनस T अपॉन T इज इक्वल्स टू R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू R1 बाई R2। अब R1 बाई R2 को सॉल्व करते हैं, इट इज L1 बाई K1A1, दिस इज इक्वल अपॉन में क्या होगा, L2 बाई K2A2। अब आगे इसको करो फर्दर, इन सबको ऊपर लेके जाओ, तो क्या बचेगा, L1 L2 और क्या बचेगा, K2 K1 और A2 A1। ओके अब इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब जब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, L1 बाई L2 कितना दिया है, अरे यार पहले इतना लिख लो फिर मैं आगे करवाता हूं, रुक जाओ, ये ऊपर कैसे रुक गया, हाँ इसको वापस करते हैं, रुक जाओ बच्चों, इसको वापस एक बार मैं लिख देता हूं। सुनो क्या था हमारे पास, 450 माइनस T अपॉन T इज इक्वल्स टू R1 बाई R2। R1 बाई R2 आया था L1 बाई L2, K2 बाई K1 और A2 बाई A1। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, K2 बाई K1 कितना दिया है, 9 दिया है, और A2 बाई 1 इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, तो इट इज 1/2, 2 कैंसिल, तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, 9। तो 450 माइनस T अपॉन T इज इक्वल्स टू 9, तो 450 माइनस T इज इक्वल्स टू 9T, T इधर आके क्या होगा, माइनस इधर आके प्लस, तो T की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री सेल्सियस। ये प्लस हो जाएगा ना 10, तो 0 कैंसिल कर देना, तो T की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये चीज को ध्यान रखना, ये चीज को ध्यान रखना, मतलब जितना हीट अंदर एंटर करेगा उतना हीट बाहर की तरफ जाएगा, तो H1 इज इक्वल्स टू H2, ये ध्यान रखना है, बहुत जगह काम आ जाएगा। ओके चलो ये वाला करो अभी सब लोग पूरी क्लास, 2 ends ऑफ द मेटालिक रॉड, ठीक है करो जल्दी। 2 ends of the metallic rod are maintained at temperature 100 degree Celsius and 110 degree. The rate of flow of heat, rate of flow of heat मतलब H या dq by dt is 4 joules per second. If the ends are maintained at temperature of 200 and 210 degree Celsius, the rate of flow will be, the rate of flow will be. Okay, चलो ठीक है, देखते हैं, सेम रॉड है ना, हाँ ठीक है, तो H जो होगा हमारे लिए बच्चों, H हमारे लिए क्या होगा, H हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई आर। देखो अगर रॉड सेम है तो आर तो सेम रहेगा, तो H प्रोपोर्शनल किसके होगा, डेल्टा थीटा के। पहले डेल्टा थीटा क्या 10 का बना हुआ है भाई, 100 से 110 लेके जा रहे हैं ना, और दूसरे में कितना ही है, दूसरे में क्या 200 से 210 लेके जा रहे हैं, आर सेम होगा ना, मटेरियल सेम है, तो H प्रोपोर्शनल किसका आएगा, चेंज इन टेम्परेचर के।
कि जितना ज्यादा टेम्परेचर का चेंज होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, हीट फ्लो कर जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पे कितने का आ रहा है, क्या यहाँ पे भी 10 डिग्री का आ रहा है, ऊपर भी 10 का है नीचे भी 10 का है, भाई कितना होगा, फिर सेम हो गया ना, सेम हो गया भाई, एच भी सेम। अरे अगर ये सेम हो गया तो ये भी सेम हो जाएगा ना, तो H1 विल बी इक्वल्स टू H2, मतलब जितना हीट पहले था उतना ही बाद में रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी। देखो कितनी कहानी बना के दिया है। अब जिस बच्चे को बहुत ज्यादा डर रहेगा कि क्या करना है वो तो घबरा जाएगा, भाई आराम से पढ़ो, फॉर्मूलेस को यूज करो, आसानी से क्वेश्चन होंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 जूल्स पर सेकेंड, कितना हो जाएगा बच्चों ये 4 जूल्स पर सेकेंड। ओके चलो, उसके बाद ये जल्दी पूरी क्लास क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। A cylindrical metallic rod in thermal contact with two reservoirs of heat at its two ends conduct an amount of heat Q in time t. The metallic rod is melted and the material is formed into a rod of half the radius of the original rod. What is the amount of heat conducted by the new rod when they are placed in thermal contact with the two reservoirs in time t? Okay, बहुत ज़्यादा कहानी लिखा हुआ है, पहले काम करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। Q बाई टी विल बी इक्वल्स टू, चलो माइनस के ए डेल्टा टी बाई एल। एल मतलब वो पूरा लेंथ हो जाएगा, जो रॉड का लेंथ है ना, दो टेम्परेचर के बीच में मेंटेन रखा है तो ये लेंथ हो जाएगा। ओके तो चलो क्या क्या इसमें दिया है पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखो रॉड का मटेरियल सेम है तो के सेम रहेगा, टाइम भी सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और सेम थर्मल कॉन्टैक्ट में रखा है तो मैं डेल्टा टी को भी क्या मान के चलूंगा, सेम। तो जो Q है वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, A अपॉन एल के। यहाँ पे तुमने एक ये बताओ, वो रॉड को लेने मेल्ट करके एक नया रॉड बना दिया, अगर मेल्ट करके नया रॉड बना दिया तो क्या वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम थोड़ी बदलेगा। वॉल्यूम कब बदलेगा, जब तुमने डेंसिटी बदलोगे, डेंसिटी मैंने बदली नहीं है ना, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है, तो एरिया क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन लेंथ, सॉरी एरिया नहीं लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन एरिया, क्या हो जाएगा ये, वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो इसका यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी। अब वॉल्यूम सेम हो गया तो Q प्रोपोर्शनल किसके होगा, ए स्क्वायर के। Q प्रोपोर्शनल किसके होगा, ए स्क्वायर के। ए मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर रॉड इस्तेमाल किए तो रॉड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सर्कल होगा ना, क्या होने वाला है बच्चों, सर्कल होगा। तो Q को क्या लिख सकते हैं, Q को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर लिख रहे थे, तो पाई आर स्क्वायर मतलब Q प्रोपोर्शनल किसके होगा, R की पावर 4 के। Q प्रोपोर्शनल किसके होगा, R की पावर 4 के। अब आगे जब बात करेंगे इस पे, अब आगे जब बात करेंगे तो क्या होगा, सुनो, Q2 बाई Q1 विल बी इक्वल्स टू R2 बाई R1 की पावर 4। R स्क्वायर था ना, A का स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर मतलब R की पावर क्या हो जाएगा, 4। अब यहां से क्या मिलेगा, जो रेडियस है उसको क्या किया हुआ है, हाफ। रेडियस बच्चों क्या किया हुआ है, हाफ, तो ये 1/2 की पावर 4 क्या होगा, ये 1/2 की पावर 4। तो क्या आएगा यहां से आंसर, 1/16। तो यहां से क्या आ जाएगा, Q1, Q2 क्या आ जाएगा, Q1/16। ये इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Q/16। तो चलो देखते हैं अभी कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। यहां पे कौन सा ऑप्शन है, बी। बी सबको दिख रहा है, Q/16। ये चारों ऑप्शन है तुम्हारे लिए, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, Q/16। कितना आंसर आ जाएगा ये, Q/16। ठीक है चलो, ठीक है। ये वो वाला पार्ट है जिसमें अगर तुम लोग एक लेक की बात करोगे, लेक में क्या होता है, जब ये होना चालू हो जाता है, लाइक टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का बहुत कम हो जाता है तो लेक में आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ये उसके पर है, आइस क्या होती है, मेल्ट फॉर्म होना शुरू हो जाती है। बेसिकली ऊपर से नीचे क्या होती है, आइस फॉर्म होना शुरू होती है। तो कितने रेट से जो आइस फॉर्म होती है, कितने रेट से जो आइस फॉर्म होती है, वो ये फॉर्मूला है, ये वाला मैं इसको बता देता हूं। यहां से दिस इज अ रेट ऑफ फॉर्म ऑफ आइस, मतलब dx/dt। dx/dt क्या होगा, k थीटा अपॉन में l रो x, ये ध्यान रखना। दिस इज द रेट एट विच द आइस इज फॉर्मिंग, k थीटा अपॉन l रो x। कई कई जगह y भी लिखा देते हैं,
वाई और एक्स में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ वो ऊपर से लेके नीचे तक। ओके, तो ये ध्यान रखना के थीटा अपॉन एल रो एक्स। अब इसके आगे बात करते हैं। इसके बाद जो टाइम का फॉर्मूला है, टाइम का फॉर्मूला हाइट के साथ, कि कितने टाइम में कितना अमाउंट ऑफ आइस जब ये हो गया, फ्रीज हो गया या फॉर्म हो गया, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, ये याद रखना, रो एल एच स्क्वायर, एच मतलब कितना हाइट का फॉर्म हो गया अपॉन 2k थीटा, अपॉन में क्या होगा ये 2k थीटा, ये ध्यान रखना। इसके ऊपर नीट ने क्वेश्चंस पूछे गए जो भी मैं करवाऊंगा अभी, तो इन दोनों फॉर्मूलेस का हम लोग को कहीं ना कहीं क्या करना है, यूज करना है, तो ढंग से ध्यान रखना। ओके, बहुत जगह हम लोग बोलते हैं कि डेरिवेशन नीट में जरूरी नहीं है, बट कई कई जगह इस टाइप के क्वेश्चन में जो डेरिवेशन का पार्ट है वो भी लोग पूछ लेते हैं। ओके, तो तब लोग ध्यान रखो। जैसे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेरी आइज है, पहले आइज क्या हुई, 0 से 1 सेंटीमीटर ग्रो हुई, फिर 1 से 2, 2 से 3, तो क्या हुआ इसमें, पहले वो 0 से 1, फिर 1 से 2, 2 से 3, ये भी मैंने क्लास में करा के दिया है। तो यहाँ पे डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3 क्या होगा। अभी ये बताओ कि जो H है, जो T था वो प्रोपोर्शनल किसके था, H स्क्वायर के था। अभी डेल्टा थीटा है ना, तो डेल्टा थीटा प्रोपोर्शनल किसके होगा, डेल्टा थीटा प्रोपोर्शनल होगा H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर, तो 0, तो क्या हुआ ये 0 से 1 हो गया तो 1 स्क्वायर, फिर 1 से 2, 2 से 3, ये 1 हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कितना 3, फिर 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना 5, तो 1:3:5। ये ध्यान रखना, ये बहुत जगह काम आ जाएगा। ओके, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के फॉर्म में इसको ले लिया है, तो ये ध्यान रखना। जब t पूछा रहेगा तो h स्क्वायर, और जब डेल्टा t पूछा रहेगा तो h2 माइनस h1 का, ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो तुम्हारे PYQs में भी पूछा हुआ है, तो पूरी क्लास एक बार इसको रीड करो, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया, अ डीप रेक्टेंगुलर पॉन्ड ऑफ surface area A containing water, density दिया, specific heat दिया, is located in a region where the outside temperature in steady state value of -26। एक ही टेम्परेचर दिया रहेगा, उसी को तुम लोग को डायरेक्ट प्लस करके लिख लेना कभी भी दिया रहेगा तो। आगे, the thickness of the frozen ice layer in this pond at a certain distance x, taking the thermal conductivity of the ice as K and its specific latent heat of fusion is L। The rate of increase of thickness, the rate of increase of thickness मतलब इंग्लिश में क्या बोल रहे, dx by dt। इंग्लिश में हम लोग से क्या पूछ रहे लोग, dx by dt। तो सब लोग dx by dt का फॉर्मूला यूज करो, अभी जो लिखाया था उसका यूज करो सब लोग। dx by dt क्या लिखा के दिया था, dx by dt बच्चों क्या लिखा के दिया था, हाँ क्या लिखा के दिया था, k थीटा अपॉन में रो एल एक्स, क्या ये लिखा के दिया था, k थीटा अपॉन में रो एल एक्स, थीटा कितना हो जाएगा 26, थीटा कितना हो जाएगा बच्चों 26। यहां पे लिख देता हूं dx by dt क्या होगा, k थीटा अपॉन में रो एल एक्स, और थीटा कितना होगा 26, थीटा यहां से कितना हो जाएगा 26। हमेशा जो भी टेम्परेचर है उसको प्लस करके लिख देना और कोई दिमाग मत लगाओ। तो यहां से कौन, तो यहां से जब थीटा 26 लिखोगे तो क्या आएगा, k 26 अपॉन रो एल एक्स, k 26 अपॉन रो एल एक्स। तो यहां से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन, बाकी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना ये। अब ये फॉर्मूला नहीं है, ये डेरिवेशन का एक पार्ट था जिससे उन्होंने क्वेश्चन पूछा। अब तुम लोग को डेरिवेशन ही नहीं पता होगा तो ये सब क्वेश्चन रुक जाएंगे। ओके, इतना। अब उसके बाद क्या होगा, कन्वेक्शन होगा। एक बार कन्वेक्शन देख लो। कन्वेक्शन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, कोई हैसेस न्यूमेरिकल आज तक आया नहीं है, फॉर्मूला भी नहीं है। ठीक है, कन्वेक्शन इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो खुद क्या करते हैं, एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। ये लोग खुद क्या करते हैं, एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे इसमें नेचुरल कन्वेक्शन होता है, फोर्स कन्वेक्शन होता है। नेचुरल कन्वेक्शन होता है ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, एंड कन्वेक्शन में ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिना ग्रेविटी के ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद कंडक्शन और कन्वेक्शन देख सकते हो। कंडक्शन में मास ट्रांसफर नहीं होता, बट कन्वेक्शन में मास ट्रांसफर होता है। भाई मॉलिक्यूल खुद चल के जा रहा है ना, तो उसमें मास ट्रांसफर होता है, और एनर्जी तो दोनों में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ये कन्वेक्शन वाला पार्ट है, उतना देख सकते हो। इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज रेडिएशन। ये जो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज रेडिएशन।
तो रेडिएशन में क्या होता है, विदाउट एनी मटेरियल मीडियम हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है। यहाँ पे तुम लोग के लिए मैंने एक मस्त ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ है। सन से जो रेस निकलती है टुवर्ड्स द अर्थ, यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, देयर इज नो मीडियम, फिर भी क्या होती है, सन की रेस नीचे पहुंच जाती है। ये किसके वजह से पॉसिबल है, रेडिएशन की वजह से। ये किसके वजह से पॉसिबल है, रेडिएशन की वजह से। ओके, और इनको हम लोग थर्मल रेडिएशंस बोलते हैं। अब मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, बस इतना एक डेफिनेशन वाइज। ओके, देख लिया वहां एकदम। चलो, इसमें क्या आता है, प्रिवॉस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। पहले क्या आता है इसमें, प्रिवॉस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। वो क्या बोलता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कंटिन्यूसली क्या होता है, जो ये है हीट एक्सचेंज होती रहती है। मतलब जब तुम्हारा टेम्परेचर कम होगा, जब तुम्हारा टेम्परेचर कम होगा तो तुम लोग हीट को एब्जॉर्ब करोगे, और जब तुम्हारा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो तुम लोग हीट को क्या करोगे, एमिट करोगे। तो जब तुम्हारा टेम्परेचर कम है तो तुम लोग हीट को एब्जॉर्ब करोगे, और जब तुम्हारा टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट को क्या करोगे, एमिट करोगे। ये कंटिन्यूसली चलने वाला है, एक्सेप्ट फॉर 0 केल्विन। 0 केल्विन में मॉलिक्यूल्स के पास कोई एनर्जी बचती ही नहीं है, तो वहां पे ये चीज पॉसिबल नहीं है, वो यहां पे इसने बोला गया। ओके, फिर उसके बाद आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी क्या होता है, मैं सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ टॉपिक बताते बताते आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। फिर मैं फॉर्मुलेस पर आऊंगा और फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ब्लैक बॉडी में क्या ध्यान रखना है, ब्लैक बॉडी का जब टेम्परेचर कम होगा तो सारी की सारी हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब। ब्लैक बॉडी का जब टेम्परेचर कम होगा तो सारी की सारी हीट को क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब। इसलिए उसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 1 होता है। वो कोई भी एनर्जी को रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो कोई भी एनर्जी को रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसलिए उसका R 0 होता है। कोई भी एनर्जी को ट्रांसमिट भी नहीं करता, इसलिए उसका T भी क्या होता है, 0। कोई भी एनर्जी को ट्रांसमिट भी नहीं करता, इसलिए उसका T भी क्या होता है बच्चों, 0 होता है। उसके बाद लेकिन उसका जो एमिसिविटी है वो 1 होता है। एमिसिविटी मतलब ब्लैक बॉडी के कंपेयर में मेरी बॉडी ने कितना एमिट किया, वो 1 होता है। तो जब उसका टेम्परेचर कम होगा तो सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, और जब उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सारे रेडिएशन को क्या करेगा, एमिट करेगा। एग्जांपल के लिए तवा समझ लो, जब तुम लोग गैस पे तवा रखोगे तो तवे का टेम्परेचर गैस के कंपेयर में कम है ना, तो तवा सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब तवा गर्म हो गया, अब उसके बाद तुम लोग रोटी रखो, अब रोटी का जो टेम्परेचर है तवे के कंपेयर में कम है ना, अब तवे का टेम्परेचर ज्यादा है, तो सारी रेडिएशन को क्या कर देगा, एमिट। तो सारी रेडिएशन उसने क्या किया, एमिट। ओके, ये फेरिस ब्लैक बॉडी है, ये तुम लोग को बोर्ड्स के लिए भी काम आ जाएगा। ओके, ध्यान दे सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यही एमएस किरचॉफ ने क्या बोला था, एक गुड एब्जॉर्बर एक गुड एमिटर होता है, एक गुड एब्जॉर्बर एक गुड एमिटर होता है, और एक बैड एब्जॉर्बर एक क्या होता है, बैड एमिशन। द रेशियो ऑफ E अपॉन A इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। जो रेशियो होता है एमिसिव पावर और एब्जॉर्बेटिव पावर का, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। वो हमेशा क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट। ये कुछ यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, कि एक गुड एमिटर एक गुड एब्जॉर्बर है, ये सब तुम लोग खुद से देख सकते हो। ओके, फिर ये ग्राफ है एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ के बीच में, ये ग्राफ है एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ के बीच में। अब यहां पे हमारे पास आता है जो एनर्जी है, स्टीफेंस लॉ इसको बोलते हैं, आगे जाके हम लोग उसको स्टीफेंस लॉ बोलने वाले हैं। तो ये जो एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। ये जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, T की पावर 4 के। ये जो एनर्जी है प्रोपोर्शनल किसके होगा बच्चों, T की पावर 4 के। अब मतलब अगर मेरी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो मैं ज्यादा क्या करूंगा, एमिशन दिखाऊंगा, मैं ज्यादा क्या करूंगा, एमिशन। तो E विल बी इक्वल्स टू सिग्मा T की पावर 4। E क्या होगा, सिग्मा T की पावर क्या होने वाला है बच्चों, 4। तो E क्या होगा, सिग्मा T की पावर 4, और सिग्मा को बोलते हैं लोग स्टीफेंस कांस्टेंट। सिग्मा को क्या बोलते हैं बच्चों, स्टीफेंस कांस्टेंट। ओके, अब आगे ये कुछ फॉर्मूलेज हैं। स्टीफेंस कांस्टेंट की वैल्यू तुम लोग को ध्यान रखनी है, स्टीफेंस कांस्टेंट की क्या करनी है तुम लोग को, वैल्यूज को ध्यान रखना है। अब मैं एक बार बता देता हूं, ये सबको लिख के लर्न करना है। पहले ब्लैक बॉडी के लिए E, ब्लैक बॉडी की बात कर रहा हूं, E क्या होगा, सिग्मा T की पावर 4। E क्या होता है, E होता है Q अपॉन AT। अगर मैं सिर्फ Q बाई T की बात करूंगा तो ये होगा सिग्मा A T की पावर 4। किसके लिए होगा ये बच्चों, ब्लैक बॉडी के लिए। किसके लिए होगा ये, ब्लैक बॉडी के, आइडियल ब्लैक बॉडी।
अगर जनरल बॉडी की बात करेंगे तो Q बाई टी क्या हो जाएगा, स्मॉल ई सिग्मा ए टीटा की पावर 4, क्या होगा ये, स्मॉल ई सिग्मा ए टीटा की पावर 4, इसको P भी बोलते हैं, तो P यहां से पावर, टोटल एमएस से पावर, ई सिग्मा ए टीटा की पावर 4 या टी की पावर 4, दोनों में से करेक्ट है, तो उसका यूज कर सकते हैं हम लोग, इसका यूज कर सकते हैं। पावर को क्या लिखते हैं, Q बाई टी लिखते हैं, तो Q यहां से क्या मिलेगा, ई सिग्मा ए टीटा की पावर 4 इंटू टी, क्या मिलेगा ये, ई सिग्मा ए टीटा की पावर 4 इंटू टी। आगे सिखाऊंगा कहाँ का इन सबको यूज करना है। तो ये Q बाई टी होगा, ये Q बाई टी होगा और ये Q होगा। ध्यान से ये सारे फॉर्मूलेस को लर्न कर लेना। ये कब यूज करना है, जब टेम्परेचर नहीं दिया हो। ये कब यूज करना है बच्चों, जब टेम्परेचर मेंशन नहीं किया हो। ओके, इन सबको ढंग से लिख लो, ये बहुत काम के फॉर्मूलेज हैं। ये सब यहां पे बोला गया है। और अगर टेम्परेचर मेंशन है, तब क्या करेंगे उस पर बात करते हैं। देखो P हमारे लिए क्या होगा, ई ए सिग्मा टी की पावर 4। हाँ, अगर टेम्परेचर मेंशन है तो क्या लिखेंगे, ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। ये कब यूज करना है, जब टेम्परेचर मेंशन हो। ये कब यूज करना है बच्चों, जब टेम्परेचर मेंशन हो। और Q यहां से क्या मिलेगा, ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 इंटू टी। ओके, ये कब यूज करना है, जब टेम्परेचर क्या क्या हो, तुम लोग को मेंशन करके रखा हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूलेस पढ़े उसको अप्लाई करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, सब लोग को विजिबल रहेगा। अ ब्लैक बॉडी एट 727 डिग्री सेल्सियस इफ एमिट एनर्जी एट अ रेट इज प्रोपोर्शनल टू। ओके, तो बोलेंगे सर पावर 4 होना चाहिए। भाई यहाँ पे गलती करोगे, यहाँ पे तुम लोग को किस में रखना है, इसको केल्विन में। यहाँ पे इसको किस में रखना है, केल्विन। इधर तुम लोग देखना, ना ही एरिया दिया हुआ है ना ही टाइम दिया हुआ है, तो इधर से तुम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि ये जो एनर्जी है प्रोपोर्शनल किसके होगा, टी की पावर 4 के। और टी को किस में रखना है तुम लोग को, और बच्चों टी को किस में रखना है तुम लोग को, केल्विन में। तो ये कितना होगा, ये ई प्रोपोर्शनल किसके होगा, केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 1000, कितना होगा ये 1000, और उसकी पावर क्या होगी 4। समझा। ई वाला कब यूज करना है, जब सिर्फ टेम्परेचर मेंशन होगा तब कैपिटल ई को यूज करना है, कोई सोचना नहीं है। ओके, सिग्मा तो डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा तुम लोग को, फर्स्ट। चलो अब आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वी कंसिडर द रेडिएंट एमिटेड बाय द ह्यूमन बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो सबके सामने है, ठीक है। सब लोग एक बार ऑप्शंस को उन सबको गो थ्रू कर लो, कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। पहले क्या लिखा हुआ है, द रेडिएशन एमिटेड इज इन द इंफ्रारेड रीजन। हाँ, जो थर्मल रेडिएशन होते हैं वो हमेशा इंफ्रारेड रीजन पर लाई करते हैं, जो विजिबल के आगे आता है। दूसरा क्या दिया है, द रेडिएशन इज एमिटेड ओनली ड्यूरिंग द डे। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। फिर द रेडिएशन इज एमिटेड ड्यूरिंग द समर एंड एब्जॉर्ब बाय द विंटर। सर ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। फिर लास्ट क्या दिया हुआ है, द रेडिएशन एमिटेड लाई इन द अल्ट्रावायलेट रीजन हेंस इज नॉट विजिबल। नहीं, ये गलत है। अब बचा फर्स्ट और सेकंड। तुम लोग एक ये चीज ध्यान रखना कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन हमेशा चलता रहेगा। समर में क्या होगा, हम लोग एब्जॉर्ब क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे क्योंकि सराउंडिंग का ज्यादा है, बट ये मतलब नहीं हम लोग एमिट नहीं करेंगे, सिर्फ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एमिशन। अगर विंटर पे आओगे, विंटर में तुम लोग एमिशन ज्यादा करोगे क्योंकि तुम्हारा टेम्परेचर ज्यादा है, उसका ये मतलब नहीं एब्जॉर्ब नहीं करोगे, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब भी करोगे, तो ये हमेशा चलने वाला है। तो इसमें ये स्टेटमेंट कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, कि जो रेडिएशन है वो कहां पे लाई करता है, इंफ्रारेड रीजन पे। रेडिएशन कहां पे लाई करता है, इंफ्रारेड रीजन पे। ओके, समझ में आ गया होगा। ये दोनों तो वैसे ही गलत है, बचा सिर्फ ये। फिर ये वाला क्वेश्चन करेंगे, अ स्फेरिकल ब्लैक बॉडी, क्या दिया गया, अ स्फेरिकल ब्लैक बॉडी, देखो क्या बोला गया, अ स्फेरिकल ब्लैक बॉडी with a radius of 12 centimeter radiate power 450, power at 500 Kelvin. If the radius is half and the temperature is double, then the okay. तो पावर का फॉर्मूला सेम ब्लैक बॉडी है ना, तो ब्लैक बॉडी के लिए क्या लिखेंगे, सिग्मा ए टी की पावर 4। ए इसमें क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब कैसे लिखोगे, P2 बाई P1 विल बी इक्वल्स टू, ए मतलब आर स्क्वायर, मान लो स्फीयर है ना, आर स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे,
R2 बाई R1 का स्क्वायर और क्या लिखेंगे T2 बाई T1 की पावर 4। अब क्या बोला गया बच्चों, जो रेडियस है वो रेडियस को क्या कर दिया हाफ, तो रेडियस को हाफ कर दिया, तो इधर क्या लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर और टेम्परेचर को क्या कर दिया डबल, तो 2/1 की पावर 4 P2 बाई P1। तो यहां से कितना आएगा ये 2 की पावर 4 बाकी रहेगा ना, तो 2 की पावर 4 2 की पावर 2 बाकी रहेगा तो 4, तो P2 यहां से कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ P1। इसको खुद से कर लेना, तो P2 यहां से कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ P1, तो P1 है कितना 450 है, तो 450 इंटू 4 कितना होगा ये 020 कितना आएगा 1800। कितना आंसर आ जाएगा इसका 1800। ये लेवल के क्वेश्चन नीट में आते हैं, ये लेवल के क्वेश्चन ढंग से करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला लर्न करके ये सब चीजें निकालनी है, थोड़ी मेहनत करोगे ये सब चैप्टर अच्छे से हो जाएंगे तुम लोग के, कोई 1% का टेंशन नहीं आएगा, ठीक है। आ गया तो आगे पूछो बिंदास। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1800, ठीक है। जो हीट ट्रांसफर है 90% बच्चों को सर के ऊपर से निकल जाता है, पढ़ते ही नहीं फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला लर्न कर लो तो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, जेई थोड़ी दे रहा है, नीट में तो बहुत सिंपल आ रहा है यार क्वेश्चन, ठीक है।